तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में हमने तेजस मार्क 2 और एमका के बारे में डिस्कशन किया। एमका जहां पर अपनी टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है तो वहीं पर तेजस मार्क 2 1 साल डिले हो चुका है। कहने का मतलब एक मिक्स सी न्यूज हमें मिली, एक अच्छी तो एक थोड़ी सी बुरी। लेकिन आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि क्या ऐसी डिफेंस एक्सपो से टेडबीएफ को लेकर भी कोई नया अपडेट निकल कर आया है। तो जी हाँ, इसको लेकर भी एक अपडेट निकल कर आया है। टेडबीएफ के बारे में बताया गया है और ये सारी जानकारी दी गई है न्यूज 18 को खुद टेडबीएफ के प्रोजेक्ट इंचार्ज ने। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसकी प्लानिंग है, क्या इसकी टाइमलाइन रहेगी। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि टेडबीएफ के जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं उनका नाम है टीबी विनोद कुमार। इन्होंने ही न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो टेडबीएफ परियोजना है इसे पूरा करने में कुल 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। यानी हम लोगों ने देखा 10,000 करोड़ की बात की जा रही थी, तेजस मार्क 2 के लिए 15,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही थी, एमका के लिए और टेडबीएफ के लिए बात की जा रही है 14,000 करोड़ की। और बताया जा रहा है कि टेडबीएफ के डेवलपमेंट के लिए भी कुल 4 प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाएगा। यानी वो प्रोटोटाइप जिनके जरिए हम लोग इसके अलग अलग परीक्षण करेंगे। तो आपने ये जाना कि 14,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है और 4 प्रोटोटाइप इसके बनाए जाएंगे। लेकिन आखिर इनकी टाइमलाइन क्या रहेगी? तो यहाँ पर टीबी विनोद कुमार जी ने कहा है कि जैसे ही सरकार की तरफ से इसको लेकर अनुमति मिलती है, यानी वही जो हमने कल डिस्कशन किया था कि प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुमति मिलती है और साथ में फंड रिलीज किया जाता है, उसके ठीक 8 सालों के बाद भारत का टेडबीएफ पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर बात की जाए बाकी के हमारे प्रोजेक्ट्स की, तो जो तेजस मार्क 2 थोड़ा सा डिले बताया जा रहा है कि 1 साल उसकी टाइमलाइन में परिवर्तन आने वाला है, उसका कारण यही था कि सीसीएस की तरफ से, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड करते हैं, वहां से उसको लेकर परमिशन नहीं मिली है। तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट 1 साल डिले हो गया है। जबकि अगर बात की जाए एमका की, तो एमका इस साल को खत्म होने से पहले तक अपना सीडीआर कंप्लीट कर चुका होगा और संभवतः 2023 की शुरुआत में एडीए डिमांड करेगी गवर्नमेंट से इसकी परमिशन के लिए, इसके लिए फंड के लिए। तो वो बताया जा रहा है कि 2023 की शुरुआत में ही अलॉट किया जाएगा। तो ठीक इसी तरह की प्रोसेस होने वाली है टेडबीएफ के लिए भी। टेडबीएफ की इस समय मैं आपको बता दूं कि पीडीआर चल रहा है। पीडीआर खत्म हो जाने के बाद इसका सीडीआर शुरू किया जाएगा और सीडीआर जैसे ही खत्म किया जाएगा उसके बाद सरकार से परमिशन मांगी जाएगी कि सीसीएस की मंजूरी के आधार पर ही इसकी बाकी की टाइमलाइन तय होगी। यानी उन्होंने कहा है कि जब भी परमिशन हमें मिलती है, जब भी इसके लिए अनुमोदन मिलेगा हमें, उसके 8 सालों में इसे ऑपरेशनल करके देना ये हमारा काम है। लेकिन अब वो कब देते हैं परमिशन, ये निर्भर करता है सीसीएस के ऊपर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 का मामला अलग था, एमका और टेडबीएफ का मामला अलग है। यहाँ पर बिल्कुल भी ढिलपोल नहीं चल सकती। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो रॉ मटेरियल वगैरह है, इनकी खरीद के लिए भी सारे सोर्सेज देख लिए गए हैं और ये सारी चीजें भी निर्भर की जाएंगी जो परमिशन मिलेगी सीसीएस से उसके ऊपर। साथ ही यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को भी भागीदार बनाया जाएगा और जो संभव टाइमलाइन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 2032 की। 2032 में ही हमें MiG-29K को रिटायर करना है, पूरा का पूरा बेड़ा। तो उनकी रिप्लेसमेंट की जगह हमारे पास होंगे हमारे टेडबीएफ। और जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से सर ने भी कहा है कि शुरुआत में 45 फाइटर्स बनाए जाएंगे और टेडबीएफ परियोजना पूरी होने से पहले F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफाल M को देखा जा रहा है। इस बात को भी इन्होंने मेंशन किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस समय जो पीडीआर चल रहा है टेडबीएफ का, यहाँ पर पूरा जांचा जा रहा है कि ये INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत इसके लिए सूटेबल हो, इसकी लिफ्ट वगैरह में इसका साइज फिट हो। इन सारी चीजों का निर्धारण अभी से ही किया जा रहा है। एंड आगे उन्होंने बताया है, हम भी जानते हैं कि जो टेडबीएफ होंगे वो फोल्डेबल विंग्स के साथ आने वाले हैं। तो जब विंग्स फोल्ड नहीं होंगे तब इसकी चौड़ाई होगी 11.2 मीटर और जब विंग्स को फोल्ड कर दिया जाएगा उसके बाद इसकी चौड़ाई रह जाएगी 7.6 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये कही गई कि मान लीजिए कि INS विशाल, एक्चुअली उन्होंने विशाल नाम तो नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि जो इस समय ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है हमारा दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो अगर आता है और उसे अगर कैटोबार टाइप बनाया जाता है तो बहुत ही थोड़े से परिवर्तन करने होंगे हमें हमारे टेडबीएफ के अंदर। उसके बाद ये भी कैटोबार से ऑपरेट होने के लिए तैयार होंगे। यानी फिलहाल हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो एस्ट्रोबार कैटेगरी के हैं, तो इसके लिए लैंडिंग और टेक ऑफ की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पर स्की जंप होता है और जो कैटोबार टाइप होता है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं जाने वाली है। टेडबीएफ में थोड़ा सा संशोधन करके अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद ये कैटोबार के लिए भी पूरी तरह से उपयुक्त होंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे इस इंटरव्यू के दौरान। एंड आगे उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इसके अंदर भी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए जाने वाले इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो इस तरह की कुछ इसकी समय सीमा होगी और इस तरह से इसको लेकर कुछ प्लानिंग की जा रही है। यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है पैसों के ऊपर। पैसा जितना जल्दी अलॉट किया जाएगा हमारी कंपनीज को, उतना जल्दी काम यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। बाकी की जो तैयारी की बात है तो वो सारी कुछ कर ली गई है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भागीदार बनाया जा रहा है, जो कि इसकी टाइमलाइन को और कम करने में काफी ज्यादा निर्णायक साबित होगा। इन सब का इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलेगा जब ये सारे प्रोजेक्ट अपने मास प्रोडक्शन वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।